इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, ये है सेकंड पार्ट सिंथेसिस का जो हम देख रहे हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूज़ ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, यानी इसको समझोगे तो नाउन और या किसी फ्रेज का यूज़ करना। ठीक है। अपोजिशन का अर्थ है साइड बाय साइड। आपको नियम का क्लियर हो गया। अपोजिशन मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड, यानी एक साथ साथ। इसलिए किसी नाउन या फ्रेज उसके बगल में रख दिया जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। यानी किसी भी चीज़ की व्याख्या बता रहे हो, अगर आप उसी के जस्ट बगल में उसके बारे में कुछ कह रहे हो तो उसको हम बोलते हैं अपोजिशन। जैसे एग्जांपल ऐसे समझोगे, मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट। ठीक है, मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट। अब लिखा है ही वॉज ब्लाइंड। अब ध्यान दीजिएगा, अ फेमस इंग्लिश पोएट ये एक फ्रेज है, एक मतलब एक कलेक्शन ऑफ वर्ड है जिसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें ही वॉज ब्लाइंड ये ऐड किया गया है, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट वॉज ब्लाइंड। या ऐसे कह सकते हैं, मिल्टन वो अ फेमस इंग्लिश पोएट मिल्टन वॉज ब्लाइंड, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी जो हम ही है, ही को हम क्या गायब कर रहे हैं, इनको कॉमा लगाकर। एक मिल्टन, देखो इसका ध्यान समझिए क्या है। मिल्टन एक उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, फेमस पोएट इंग्लिश पोएट ये उसका दो आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो हम किसी एक को आगे पीछे करके बना सकते हैं। ठीक है। फिर बाद में इसको ही को काट दिए और वॉज ब्लाइंड लगा दिए। अब देखिए, राणा प्रताप, सेकंड वाला, राणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। मेवाड़ एक उस समय एक राज्य कह सकते हो था जहाँ पे राणा प्रताप क्या करते थे, राज करते थे। तो अब देखिए, अब क्या लिखा है, ही वॉज ग्रेट वॉरियर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए राणा प्रताप का दो इंट्रोडक्शन है, एक वो खुद राणा प्रताप थे और एक द किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के किंग। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, द किंग ऑफ मेवाड़ कॉमा राणा प्रताप वॉज अ ग्रेट वॉरियर। यानी पहले हम द किंग वाले को लगाएंगे, फिर सेकंड पे राणा प्रताप, फिर आगे की बात को ही हटाकर वॉज अ ग्रेट वॉरियर कॉमा लगा के। ठीक। लेकिन मतलब ये तो कर सकते हैं, साथ में ऐसे भी कर सकते हैं, राणा प्रताप, यहाँ जो सेमी कॉमा लगा है ऐसे, इसको आप सिंपल कॉमा लगा के भी काम चला सकते हो। राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वॉज अ ग्रेट वॉरियर। यानी आपने देखा कि जब किसी व्यक्ति के दो डिस्क्रिप्शन दिए जा रहे हों, एक तो उसका नाम खुद का या कुछ और भी हो सकता है, दूसरा कुछ और, जैसे तब आप क्या बोलोगे, तब आप यूज़ करोगे, दोनों को यूज़ करोगे कॉमा लगा के। और जो दूसरा सेंटेंस है यानी बी वाला सेंटेंस, सी वाला जो भी, उसको आप कॉमा लगा के उसको भी ऐड करोगे सब्जेक्ट हटाकर। ठीक। सब्जेक्ट ये कह सकते हो वो पर्टिकुलर नाम या व्यक्ति जिसका आपने पहले मेंशन कर दिया है, पहले जिक्र कर दिया है। क्या लिखा है, प्रथम वाक्य में अ फेमस पोएट इंग्लिश पोएट, संज्ञा यानी नाउन मिल्टन की व्याख्या करता है। ठीक है, मिल्टन की व्याख्या कौन कर रहा है, अ फेमस इंग्लिश पोएट। दूसरी वाक्य में उसकी स्थिति प्रकट करता है, और दूसरा वाक्य जो है उसकी स्थिति यानी जो वो कैसा है वो प्रकट कर रहा है। ठीक। अतः अ फेमस पोएट इंग्लिश पोएट नाउन मिल्टन का अपोजिशन है। यानी अगर आप देखे जाए तो मिल्टन के जस्ट बगल में हम अब क्या लगाने वाले हैं, अ फेमस इंग्लिश पोएट, जैसा कि पहले एग्जांपल में लिखा दिया गया था। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अपोजिशन। यानी नाउन या नाउन से कोई फ्रेज को एक साथ यूज़ करते हैं तो उसको हम अपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोजिशन। ध्यान दीजिएगा, अपोजिशन नहीं बोलते हैं, अपोजिशन अलग होता है, जैसे विपक्ष बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपोजिशन में बोल रहा हूँ, इसलिए मिल्टन के बाद रखा गया है। इसलिए यहाँ पे जो फेमस पोएट है वो किसके बाद रखा गया है, मिल्टन के जस्ट बाद रखा गया है। ठीक। इसी प्रकार दूसरे में द किंग ऑफ मेवाड़ राणा प्रताप का अपोजिशन है क्योंकि यह राणा प्रताप की व्याख्या कर रहा है, यानी उनके बारे में बता रहा है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। यदि नाउन या फ्रेज अपोजिशन में रहता है तो उसे दो अल्प विरामों के मध्य रखा जाता है। दो अल्प विराम मतलब कॉमा, अल्प विराम मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं अल्प विराम, इंग्लिश में उसे कॉमा बोलते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, दिस टाउन वॉज वंस अ प्रॉस्पेरियस सी पोर्ट। प्रॉस्पेरियस मतलब बहुत संपन्न, बहुत ही संपन्न ये एक बंदरगाह था।
इट वॉज नाउ अ हीप ऑफ ruin, ये अब बर्बाद हो चुका है। इसका मतलब क्या समझोगे आप? दिस टाउन यानी यह टाउन की व्याख्या क्या क्या कर रहा है? ये वंस अ प्रोस्पेरियस सी, इन दोनों को हम कॉमा लगा के ऐड करेंगे, फिर कॉमा लगा के इट हटा देंगे और इज से लेके पूरा न्यू तक लिख देंगे। ठीक, ये तो हो गया बेसिक रट्टा मारना। समझने की एक बात करें तो दिस टाउन को कौन व्याख्या कर रहा है? ये वंस अ प्रोस्पेरियस सी पोर्ट, ये इसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, दिस टाउन के बाद कॉमा, फिर ये व्याख्या कर रहा है, फिर आगे की जो लाइन है वो सेकेंड वाले हम सेंटेंस से उठा लेंगे। ठीक, माई फादर इज़ अ डॉक्टर, हिज नेम इज़ विनोद। ठीक है, या जो भी, तो माई फादर विनोद इज़ अ डॉक्टर, या ऐसे भी कह सकते हैं विनोद कॉमा माई फादर इज़ अ डॉक्टर। आप दोनों तरीके में से किसी को भी अपना सकते हो, जरूरी नहीं कि विनोद को ही आप बाद में लगा दो, लेकिन नॉर्मली ये स्टैंडर्ड माना जाता है कि जो जो जिसकी व्याख्या कर रहा है वो सेकंड में आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए देखो अब सेकंड में आया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सेकंड में ही आए। ठीक, बाकी आप तीसरा चौथा पांचवा एग्जाम्पल भी देख सकते हो। एक्सरसाइज देखिए, वाराणसी इज़ अ प्लेस ऑफ pilgrimage. It stands on the bank of Ganga. The Ganga is the holiest river in India. इसको कैसे बोलोगे? वाराणसी, ठीक है, सॉरी, द गंगा, ठीक है, कॉमा द होलिएस्ट रिवर इन इंडिया इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक ठीक, ऐसे बोल सकते हो। मैं फिर तो इसको फिर थोड़ा इसको बढ़िया बना दे रहा हूँ। वाराणसी स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ गंगा कॉमा द होलिएस्ट रिवर इन इंडिया। देखो फिर से इट हटा के यहाँ पे आप वाराणसी जोड़ लो। ठीक है, वाराणसी स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ गंगा कॉमा द होलिएस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है, ऐसे बना सकते हो। ठीक, और भी तरीके हैं इसको बनाने की, जरूरी नहीं एक ही तरीका हो, आप और भी तरीके अपनाइए। कहीं पे डाउट परेशानी हो तो पूछिए, या मुझसे कुछ मिस हो गया तो आप वही बताइए कि आपसे ये मिस हो गया था, मैं उसको इम्प्रोवाइज़ करूँगा। ठीक, बाकी एग्जांपल करिए, कहीं दिक्कत परेशानी हो एक्सरसाइज करते वक्त तो सेम जैसा मैं पिछली वीडियो में बोला था, एक्सरसाइज नंबर जरूर लिखिए, टॉपिक क्या है वो लिखिए, और एक्सरसाइज नंबर लिखने के साथ साथ क्वेश्चन भी लिखिए कि ये क्वेश्चन था। जैसे मान लीजिए आप पूछना चाह रहे हो कि तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो पूछोगे सिंपल कि सर एक्सरसाइज नंबर 4 जिसमें सिंपल सेंटेंस को ये नाउन या फ्रेज के अपोजिशन को जोड़ना था, ये क्वेश्चन है, ये हमें नहीं आ रहा है, बताइए। तो मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं कमेंट पे जाके जरूर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक, आगे कई सारे तरीके हमने पिछली वीडियो में देखे थे, 3 तरीके देखे थे, चौथा तरीका भी देख लिया, 5वां यूज ऑफ प्रिपोजिशन विथ नाउन और जिरंड। जिरंड क्या होता है? जिसमें कोई ऐसा नाउन तो वर्ब जिसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं, सिर्फ आईएनजी, उसे हम बोलते हैं जिरंड। ठीक है, उसके अलग अलग लॉ होते हैं, लेकिन जिरंड मतलब बेसिक यही है। यूज ऑफ प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन मतलब होता है कि ये कोई भी वर्ड जो किसी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करे उसे हम प्रिपोजिशन कहते हैं। जिरंड क्या होता है? साफ साफ लिखा है, वर्ब इज फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देने से जिरंड बनता है। यानी अगर किसी कोई वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म है, जैसे गो है, गो में आईएनजी लगाओ तो गोइंग, ये क्या हो जाएगा? जिरंड हो गया। अगर वॉच है, वॉच में आप आईएनजी लगाओ तो ये वॉच हो गया या वॉचिंग हो गया, यानी कि वो जिरंड है। ही वर्कड हार्ड, ही वॉन अ प्राइज, तो हो जाएगा क्या? इसको कैसे बनाएंगे? ही वॉन अ प्राइज बाय वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करके उसने प्राइज जीता। इस उदाहरण में वर्क क्रिया में आईएनजी जोड़कर जिरंड बनाया गया है और बाई यानी प्रिपोजिशन से जोड़ा गया है, जिसका अर्थ हिंदी में अर्थ है उनसे कठिन परिश्रम करते हुए पुरस्कार जीता। उसने कठिन परिश्रम करते हुए पुरस्कार जीता या करके पुरस्कार जीता। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान दीजिए, बाई क्या है? ये जो बाई जो हमने छोड़ा है, ये बाई क्या है? बाई एक प्रेपोजिशन है। ठीक, वैसे ही हम प्रेपोजिशन का यूज़ करके दो वर्ड को उसको जोड़ रहे हैं, प्रेपोजिशन और उसमें
वर्ब में आईएनजी जोड़कर हम दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को हम आईएनजी लगाकर वर्ब में और साथ में प्रिपोजिशन लगा के बना रहे हैं। आई बॉट अ बुक, आई बॉट अ बुक, आई स्पेंड 20 रुपीज़, आई बॉट अ बुक फॉर 20 रुपीज़। इसको बोलने का तरीका क्या है? दो सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंस कैसे बोला आपने? आई बॉट अ बुक फॉर, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब सेकेंड वर्ब था नहीं, इसलिए हमने आईएनजी लगाया नहीं। ठीक, इस वाक्य में प्रिपोजिशन फॉर का प्रयोग किया गया है। कभी कभी दोनों का प्रयोग किया जाएगा, कभी कभी एक का। ठीक, लेकिन प्रयोग होगा। हिज हाउस वॉज सर्च्ड, ही वॉज एब्सेंट एट दैट टाइम। जब उसका घर, मतलब उसका घर खोजा गया या सर्च किया गया, खंगोला गया, उस समय वहाँ पर एब्सेंट था, उपस्थित नहीं था। इसको कैसे बोलोगे? हिज हाउस वॉज सर्च्ड, ये नॉर्मल सेंटेंस। इन हिज एब्सेंस, उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर को चेक किया गया, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक, ये डिपेंड करता है, सिंपल है, ये डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस को कितने अच्छे तरीके से, एक दो सेंटेंस को तोड़ तोड़ के आप जब बोलना सीख गए तो आप इसको एक करना कैसे सीखोगे, वो यहाँ पे है। इस वाक्य में एब्सेंट को नाउन एब्सेंस बनाकर इन प्रिपोजिशन से जोड़ा गया। यहाँ देखिए इन को जोड़ा गया, यहाँ पे देखिए सेकेंड सेंटेंस में कहीं इन है नहीं, हमने एक इन प्रिपोजिशन जोड़ा और हमने एब्सेंट को एब्सेंस बना लिया। ठीक है, जिसको हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। फिर वैसे ही तीसरा वाला है, चौथा वाला मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि सिमिलर है, कुछ ज़्यादा वो हार्ड नहीं है। इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन लास्ट पार्ट में मिलेगा। वो 3 पार्ट में बनेगा, 4 पार्ट में बनेगा, पता चल जाएगा अभी, लेकिन वो लास्ट पार्ट में जो भी इस सिंथेसिस का लास्ट पार्ट होगा वहाँ पे आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके समझ सकते हो अपने तरीके से। ठीक, अलग अलग है। ऑन एग्जामिन, ऑन यहाँ पे जो है वो आपका प्रिपोजिशन है, एग्जामिन आपका एग्ज़ाम करना, एग्ज़ाम, ये सब क्रिया के रूप में हम कह सकते हैं। एग्जामिन मतलब होता है जांच पड़ताल करना, और उसमें आईएनजी लगा दो तो ये जीरंड हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, एग्जामिन लगा हुआ है, एग्जामिन है, एग्जामिन में मैंने आईएनजी जोड़ दिया, ये तो क्या हो गया? ये जीरंड हो गया। वैसे चौथा, he has failed many times, he still hope to succeed in spite of many failure, यानी कई बार फेल होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ भी प्रिपोजिशन का ही रूप है। अगर आपको प्रिपोजिशन नहीं आता है तो प्लीज़ जाके प्रिपोजिशन पढ़िए, तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक, फिर पांचवा भी आपको इसी तरह देखना है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। विशेष, प्रिपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अर्थ के आधार पर किया जाता है, मतलब जैसा अर्थ होगा उस हिसाब से हम प्रिपोजिशन का प्रयोग करेंगे। उपयुक्त उदाहरणों से पढ़कर समझिए, अच्छा होगा इसके लिए प्रिपोजिशन के प्रयोग का अध्ययन करें। यानी साफ साफ यहाँ भी बताया जा रहा है राइटर द्वारा कि भैया आप प्रिपोजिशन के बारे में थोड़ा पढ़िए, तभी आपको ये क्लियर होगा। तो प्लीज़ प्रिपोजिशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, तभी ये आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तभी आपको ईजी होगा। इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग, ठीक है, क्या होता है? इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई भी बात विरोध करना हो, कि भाई ऐसा तो हुआ लेकिन ऐसा होना चाहिए था या ऐसा करना चाहिए था, तो इसके बजाय उसने वो काम कर दिया, तो हम इन स्पाइट ऑफ यूज़ करेंगे। जैसे खाना खाने के बजाय उसने खाना फेंक दिया, तो इन स्पाइट ऑफ यूज़ करेंगे उसके लिए। ठीक, बिसाइड्स मतलब होता है, बिसाइड का हम यूज करते हैं जब हम किसी के साथ किसी चीज़ को जोड़ देते हैं। जैसे क्या कहते हैं, उसने सलाह देने के साथ साथ उसने मेरी मदद की, तो यहाँ पे वही एग्जांपल है, ही गेव मी एडवाइस, ही हेल्प मी। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, ही हेल्प मी। ठीक है, सलाह देने के साथ साथ उसने मेरी मदद की, ऐसे ही बोल सकते हो। आफ्टर, ऑन, ये सब का प्रयोग तो आप जानते ही हो, बताने की ज़रूरत है नहीं। एक्सरसाइज नंबर 5, एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ आपको। रमेश बॉट अ बुक, ही गेव 2 रुपीज़ फॉर इट। तो ऐसे बोल सकते हो, रमेश बॉट अ बुक फॉर 2 रुपीज़, ऐसे सिंपल। रमेश बॉट अ बुक फॉर 2 रुपीज़, ऐसे। बाकी जो भी एक्सरसाइज आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप वो पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बाय यूजिंग
एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज अलग अलग तरीके से हम यूज़ करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को मिलाकर बाय यूजिंग एडवर्ब, एडवर्ब का यूज़ करके, या एडवर्बियल फ्रेज। यानी एडवर्ब पता ही है, वो शब्द जो किसी खासकर वर्ब की विशेषता बताए या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए या अपने जैसे किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्बियल फ्रेज सिंपल वही वो शब्दों का वह समूह, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच जो वर्ब की यानी क्रिया की विशेषता बताए या किसी एडजेक्टिव की बताए या तो किसी अपने जैसे एडवर्ब की बताएं, उसे हम बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। यहाँ देखिए, ही इज़ अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। दिस इज सर्टेन, निश्चित है, यह निश्चित है। तो निश्चित क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक। तो दिस इज सर्टेनली अ गुड बॉय, ठीक है, मतलब सॉरी सर्टेन तो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ हम सर्टेन को एल वाई लगा के उसको हमने एडवर्ब बना दिया। तो ही इज सर्टेनली अ गुड बॉय, निश्चित रूप से वो अच्छा लड़का है। द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन पहुँच गई। द ट्रेन वॉज पंचुअल, ट्रेन पंचुअल था इसलिए वो पहुँच गई। इसको क्या बनेगा, द ट्रेन अराइव्ड पंचुअली, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो नॉर्मली एल वाई लगा है। जब किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई लग जाए तो समझ जाओ वो क्या है, एडवर्ब है। इसको समझिए, कोई डाउट परेशानी हो तो पूछिए। मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्लीज़ कोई डाउट परेशानी हो किसी भी पॉइंट में ज़रूर मुझसे पूछिए। मैं रुक रुक के इसलिए बता रहा हूँ, समझा समझा के इसलिए बता रहा हूँ। छठवां एग्जाम्पल थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा। पाँचवां, द सन सेट द बॉय हैड नॉट फिनिश द गेम, मतलब सनसेट हो गया लेकिन लड़कों ने अपना काम ख़त्म नहीं किया। तो द बॉय हैड नॉट फिनिश द गेम बाय सनसेट, ठीक है। सूरज ढलने तक लड़कों ने अपना काम पूरा नहीं किया, यानी काम पूरा नहीं किया। इसकी मतलब इसका एक तरीके से स्पेशलिटी क्या है, शाम ढलने तक, एक समय की बात हो रही है। एडवर्ब ऑफ टाइम के इसमें ये के कैटेगरी में आता है, ठीक। फिर आगे देखिए, he finished the work, it took him no time। तो इसको हम सिंपल से बोल देंगे, he finished the work in no time, बिना किसी समय में उसने ये काम कर लिया, यानी बहुत जल्दी उसने ये काम कर लिया। तो यहाँ काम की विशेषता क्या है कि वो कम समय में हो गया। तो किसी क्रिया की विशेषता बताने वाले को तो एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो इन नो टाइम, ये एडवर्बियल फ्रेज है जो किसी वर्ब के लिए आया है, ठीक। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा भी है। समांतर एल वाई लगाकर एडवर्ब द्वारा वाक्यों में जोड़ा जाता है। उदाहरण 1 से 4 तक आप देख सकते हो। एक से अधिक शब्दों से एडवर्बियल फ्रेज का निर्माण होता है, जैसा मैंने पहले बताया था, जो हम 5, 6, 7 में देख सकते हैं। सनसेट, बाई चांस, इन नो टाइम, तो ये सब क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। एग्जाम्पल आपके शायद आपके सामने है, इसको करिए, नहीं आता तो पूछिए। मैं एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। मिस्टर गुप्ता इज़ अवर प्रिंसिपल, ही स्पोक इन द मीटिंग, ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट। तो हो जाएगा मिस्टर गुप्ता कॉमा आवर प्रिंसिपल स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट इन द मीटिंग, ठीक है। मिस्टर गुप्ता के बाद कॉमा लगाओगे, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था किसमें, अपोजिशन वाले में, कि भाई किसी एक चीज़ की अगर व्याख्या कोई दूसरा वो कर रहा हो तो इसको हम मिलाकर भी बोल सकते हैं। मिस्टर गुप्ता कॉमा द प्रिंसिपल स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स इन द इवनिंग। तो स्पोक मतलब क्या होता है, बोलना। तो बोलने की विशेषता क्या है, ये हुई थी कि वो कम समय के लिए बोला गया था। तो यहाँ जो कम समय के लिए बोला गया था, ये एडवर्बियल फ्रेज है जो विशेषता बता रहा है क्रिया की, स्पोक की, ठीक। ऐसे आप बाकी चेक करिए, कोई डाउट परेशानी हो तो पूछिए ज़रूर। ये 7वां है, ये मतलब ये आखिरी, इस वीडियो का ये आखिरी पार्ट है। बाय यूजिंग एडजेक्टिव और कंजंक्शन या एडजेक्टिव का यूज़ कर भी हम दो अलग अलग सेंटेंस को एक सेंटेंस से बना सकते हैं। जैसे आई सॉ अ मैन ही वॉज ब्लाइंड, मैंने देखा एक आदमी वो अंधा था। इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई सॉ अ मैन, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, ठीक है। तो आप देखो कि ब्लाइंड जो है ये यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है, ठीक है। कौन ब्लाइंड है, मैन ब्लाइंड है, आदमी, ठीक है। तो आपको पता होगा एडजेक्टिव किसे कहते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो मैन है, मैन की विशेषता क्या है कि वो ब्लाइंड है,
तो ब्लाइंड वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, थर्ड वाला बता रहा हूँ, ठीक है। द पुलिस कॉट अ थीफ, द थीफ वॉज नोटोरियस, यानी बहुत ज़्यादा शरारती या बहुत ज़्यादा दिमाग था उसका, शैतान बोल सकते हो। द पुलिस कॉट अ नोटोरियस थीफ, उसमें देखिए नोटोरियस थीफ की विशेषता क्या है कि वो बहुत चालाक या बहुत मजाकिया या कह सकते हैं बहुत शरारती था, ठीक, ऐसे समझ सकते हो आप। अब आगे चलिए, बी वाला, इसमें हम कंजंक्शन का यूज़ करके दो अलग अलग सेंटेंस को मिला रहे हैं। जैसे आई बॉट अ बुक, आई बॉट अ पेन, ये तो हम लोग हमेशा करते आते थे। हम अगर बोलना हो कि मैंने एक पेन खरीदा, मैंने एक कॉपी खरीदी, तो उसको हम मिला कैसे बोलते थे, आई बॉट अ बुक एंड अ पेन। तो यहाँ पे ये तो हम लोग पहले बचपन से करते आ रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता है किसी को डाउट परेशानी होगी। इस वाले में, बी वाले में एक्सरसाइज देख लेते हैं, कोई डाउट परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा। कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ऐसे करके दिया हुआ है, इसको करते हैं। ही पास्ड, his sister passed, he passed, his sister passed, क्या हो जाएगा, he and his sister passed, he, फिर हम and लगाएंगे and he and his sister passed। ये इसमें हमने क्या यूज किया, कंजंक्शन यूज करके दो अलग अलग सेंटेंस को मिलाया है। I bought a pen yesterday, the pen was black, तो हो जाएगा I bought a black pen yesterday। हम black यहाँ पे ऐड कर लेंगे जो पेन की विशेषता बता रहा है, यानी ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है, ठीक, सारा समझाएगा। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें वीडियो में कोई डाउट परेशानी कुछ भी हुआ हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई सजेशन देना चाह रहा हो मुझे, कुछ मुझसे कुछ मिस्टेक हो गया हो या कुछ भूल गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप ग्रामर की और वीडियोज़ देखिए, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।